रात के 2:30 बज चुके थे और मैं बस में बैठा बैठा परेशान हो गया था। मुझे काम के सिलसिले में एक छोटे से शहर जाना था। ये शहर बहुत सुनसान क्षेत्र में था, इसलिए बस से जाना पड़ रहा था। मैं अक्सर काम के सिलसिले में छोटे छोटे गांव और शहरों में भटकता रहता हूं, पर आज तक किसी शहर या गांव में पहुंचने में मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आईं जितनी इस शहर में आई थी। ना कोई फ्लाइट, ना कोई ट्रेन यहाँ आती थी, बस एक बस थी जो यहाँ तक पहुँच सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर नए लोगों से बच रहा था। उस बस तक पहुँचने के लिए भी मुझे पास के एक गांव में ट्रेन तक आना पड़ा, जहाँ पे इस शहर जाने वाली बस थी। बड़े थकन भरे सफर के बाद मैं आखिरकार वहां पहुंच गया। बस में मेरे साथ काफी कम लोग थे। उन सबको कोई ना कोई उनके घर से लेने आया हुआ था। बस से उतरते ही सब लोग बहुत जल्दी जल्दी में अपने अपने घर रवाना हो गए। मैंने उतरकर देखा तो दूर दूर तक पंछी भी नहीं था। वैसे जाहिर सी बात है, रात के 3 बज रहे थे, कोई होगा भी क्यों। मैं बस स्टैंड से आगे चलता चला गया। मैं एक होटल ढूंढना चाहता था और बस सो जाना चाहता था। कुछ देर चलने के बाद मुझे बहुत थकान होने लगी, तो मैं पास के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी, पर मैं ऐसी सुनसान सी जगह पर बेंच पर नहीं सो सकता था। मैं फिर से खड़ा हुआ और चलने लगा। तभी एक ऑटो वाला नजर आया। दूर दूर तक जहां एक इंसान तो क्या जानवर भी नहीं था, वहां पर एक ऑटो वाला मुझे नजर आया। मैंने उत्साह से हाथ हिलाकर उसे बुलाया। जैसे ही वो रुका, मैंने देखा कि 2 और लोग बैठे थे अंदर। सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा कि वो सवारी ले रहे हैं क्या? सबने एक साथ मुंडी हिलाकर हाँ कहा। मुझे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर थकान इतनी थी कि मैंने ज्यादा नहीं सोचा और बैठ गया। भैया, यहां आसपास अगर कोई होटल हो तो आप मुझे वहां छोड़ दो, मैंने ऑटो वाले से कहा। इस शहर में कोई होटल नहीं है। आप चाहें तो इन लोगों के जैसे मेरे साथ रुक सकते हैं। ऑटो वाले ने मुझे शीशे में देखकर कहा। मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी शहर में होटल ही ना हो और ये सब लोग भी ऑटो वाले के घर रुकने के लिए राजी हो गए। ये सब था तो बड़ा अजीब, पर मुझ में हर चीज का कारण जानने की शक्ति नहीं थी। मैं बस हामी भर के उनके साथ चला गया। ऑटो वाला काफी देर से गाड़ी चला रहा था, तो मैंने सोचा कि बाकी सबसे थोड़ी बातचीत कर लूं। मैंने बाकी 2 लोगों से पूछा कि वो लोग कहां से हैं और किस लिए आए हैं। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी तरफ से ऑटो वाला बताने लगा कि ये लोग कौन हैं। ये दोनों भी मेरी तरह कुछ काम से आए थे। उनमें से एक कुछ सर्वेक्षण करने आया था और दूसरा सरकारी डॉक्टर था। मैंने भी अपने बारे में कुछ बताया। थोड़ी देर बाद हम ऑटो वाले के घर पहुंच गए। अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर एक अकेले इंसान के रहने के हिसाब से काफी बड़ा था और ऑटो चलाने वाले के हिसाब से काफी आलीशान भी, पर शहर के थोड़े बाहर था। मैंने अपना सामान उतारा और पूछा कि रहने खाने का और ऑटो का कितना भाड़ा हुआ। ऑटो वाले ने मुस्कुराकर कहा, किसी पैसे की चिंता नहीं करूं। मैंने थोड़ा जोर दिया। मैं किसी के पास बिना पैसे दिए नहीं रहना चाहता था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, आप यहां आए वही काफी है। उसकी आंखें बिल्कुल मदहोश कर देने वाली थी, जैसे मैं उनमें खो ही गया था। 2 मिनट तक मैं उसे देखता रहा। फिर मुझे होश आया तो मैंने सर हिलाकर ठीक है कह दिया। मैंने अपने कमरे के लिए पूछा और मुंह हाथ धोने चला गया। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, ऑटो वाला खड़ा था। आज आप बताइए क्या खाएंगे? मेरे बाहर आते ही उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जो भी उनके पास है मैं वो खा लूंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता था। आज आपकी पसंद का बनेगा, आप बताइए तो सही। मेरी आंखों में देखकर उस ऑटो वाले ने कहा और मैं फिर मदहोश हो गया।
मटर पनीर। बदहोशी में मैंने कहा और वो मुस्कुराकर चला गया। थोड़ी देर में मुझे वापस होश आया। मेरे दिमाग में उलझने होने लगी। ये मुझे अपनी आंखों से ऐसे वश में कैसे कर रहा है, या मैं थका हुआ हूं इसलिए कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। ये सोचते हुए मैं कुछ देर अपने बिस्तर पे बैठा। फिर मैंने कल के काम की तैयारियां की। मैं सब कुछ एक बार में ही निपटा कर जाना चाहता था, जिससे इस शहर में मुझे वापस न आना पड़े। कुछ देर बाद मुझे ऑटो वाले ने आवाज दी। मैं बाहर गया तो देखा कि मेरी थाली लगी हुई थी। मटर पनीर, दाल, चावल, रोटी और सैलेड सब था। पर हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ मेरी ही थाली लगी थी, बाकी किसी की नहीं। मैंने पूछा कि बाकी लोग क्यों नहीं खा रहे, तो उसने कहा कि वो लोग पहले ही अपनी पसंद का खा चुके थे। अभी तक भी ऑटो वाले के अलावा मुझसे किसी ने बात नहीं की थी। अगर मैं सीधे सीधे उनसे भी कुछ पूछूं तो उनसे ही पहले ऑटो वाला जवाब दे देता था। मैं खाना खाने बैठा। सब कुछ इतना स्वादिष्ट था कि क्या बताऊं। मैंने पूछा कि ये सब बाहर से मंगाया है या ऑटो वाले ने खुद बनाया है। उसने कहा कि ये सब उसने खुद बनाया है। मैंने उसकी सराहना की, पर अजीब बात यह थी कि उसने इतना सब इतनी जल्दी कैसे बना लिया। अभी तक सब बड़ा अच्छा चल रहा था, पर मुझे थोड़ी घबराहट थी। एक अनजाने शहर में मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा था। खाना खाकर मैंने उसे शुक्रिया कहा और सोने चला गया। मैंने कमरे का दरवाजा लगाया और बिस्तर पर लेटते ही मुझे कुछ ही मिनट में नींद आ गई। मैं बड़ी गहरी नींद में था। एकदम से मेरी नींद टूटी। मैंने देखा कि ऑटो वाला मेरे बगल में बैठा है। मैं चमक कर उठा तो देखा मेरे दोनों हाथ बिस्तर से बंधे हुए थे। मैं चिल्लाया कि ये सब क्या हो रहा है और वो अंदर कैसे आया जब मैंने दरवाजा बंद किया था अंदर से। उसने मुझे पुचकार कर वापस नीचे लेटने को कहा और एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले मैं इस घर में अपने परिवार के साथ रहता था। मैं, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी और मेरी बेटी, हम लोगों का यह पुश्तैनी घर था। मैं मेरे पापा के धंधे पानी में मदद करता था। कोई दूर से देख के बता सकता था कि हम सब कितने खुश थे। एक दिन पड़ोस के गांव में मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरा पूरा घर जलकर राख हो गया था और घर के साथ मेरा पूरा परिवार भी जल चुका था। मुझे यह सब पुलिस ने बताया। किसी वायर के चक्कर में रात में आग लग गई, और क्योंकि यह घर शहर से थोड़ा दूर है इसलिए पुलिस को भी काफी देर बाद खबर मिली। इसलिए मेरे घर वालों को कोई बचा नहीं पाया। ये देखकर मैं अंदर से टूट गया। ना घर ना परिवार, तो धंधे का मैं करता ही क्या। 2 रात मैंने इस खंडहर में रोते हुए बिताई। फिर मैंने फैसला किया ये शहर छोड़कर जाने में ही भलाई है। अब यहां मेरा कुछ नहीं बचा है। मैंने अपने कपड़े जो मैं शादी में लेकर गया था उठाए और बस स्टैंड पे चला गया। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद मुझे अचानक से एक ऑटो की आवाज आई, पर दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं था। मैं इधर उधर देखकर उसे ढूंढ रहा था कि अचानक मुझे उस ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी और मेरा सर एक बड़े से पत्थर पे जा टकराया। मैं खून से लथपथ लेटा रहा और फिर बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो देखा मेरा खून बंद हो चुका था और मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि मेरे बगल में वो ऑटो वाला खड़ा है और दूर जहां मैं गिरा था वहां भीड़ जमा थी। मैं उठकर उस भीड़ में गया तो देखा मेरी लाश वहीं है, खून से लथपथ अभी भी वहीं लेटी हुई है। यह देखकर मेरी चीखें निकल गई, पर किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं घबरा गया और उस ऑटो को लेकर वापस अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा मेरा पूरा घर सही सलामत वहीं था, बिना जले, बिना किसी दिक्कत के। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने अंदर जाके देखा
तो वो अब भी खाली था और इस पूरे घर में बस मैं अकेला था। ये सब कहकर वो चुप हो गया और कमरे में बाकी 2 लोग भी आ गए। मैं रोने और चिल्लाने लगा, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने बहुत मिन्नतें की मुझे छोड़ देने की, मुझे बस अपने घर जाने देने की। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरे होंठ बंद हो गए, जैसे किसी ने सिल दिए हो। मैं कितनी भी कोशिश करूं वो खुल नहीं पा रहे थे। जिस दिन मेरी मौत हुई उस दिन मैं समझ गया कि इस शहर का एक उसूल है, जो यहां आता है वो छोड़कर इसे नहीं जा सकता। और मुझे भी तो अकेले रहना पसंद नहीं है। यह कहकर उसने एक चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं रोता रहा, चिल्लाने की कोशिश करता रहा, पर कुछ नहीं कर पाया। इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, फिक्र मत करो। यह कहकर उसने मेरे गले पे चाकू रखा और मेरा गला काट दिया। मैं बेहोश होने लगा था। उतने में उसने अपना हाथ मेरी आंखों पर रखा और एकदम से मैं सो गया। मेरा सारा दर्द गायब हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं बहुत शांत महसूस कर रहा था। न मुझे डर था न घबराहट। मैंने देखा कि मैं ऑटो में हूं, सबके साथ। मैं अब भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इससे। तभी एक आदमी बस स्टैंड से आता दिखा और इशारे से हमें बुलाने लगा। ऑटो वाले ने ऑटो रोका। ऑटो के रुकते ही उसने पूछा, भैया यहां कोई होटल वगैरह हो तो मुझे वहां छोड़ दो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।